एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर सिमरन और आई होप कि आपकी नीट एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस सीरीज में, इस सेशन में हम करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल सिंप्लीफाइड। लास्ट सेशन में हमने किया था ग्लाइकोलिसिस सिंप्लीफाइड, उसको बहुत ही सिंपल वे में, एक्सप्लेन्ड वे में, डिटेल्ड वे में, बट सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बट आसान तरीके से, ताकि आपको याद रह जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएं और आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएं और आप नीट एग्जाम तक भूले ना उसे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, एक शानदार सा ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। तो आपकी दिवाली पे अनअकैडमी लेके आया है फ्लैट 55% डिस्काउंट ऑन नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको 55% डिस्काउंट मिला हो? बट अनअकैडमी इज हियर फॉर टू गिव यू अ दिवाली गिफ्ट, जिसमें आपको अनअकैडमी उत्सव 2024 के चलते मिल रहा है बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, 55% डिस्काउंट ऑन ऑल द नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 31 अक्टूबर तक। तो वेट किस बात की है, जल्दी जल्दी आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और टॉप एडुकेटर से, टॉप मेंटर से अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया बना लीजिए। आपको डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा, लेक्चर्स लगेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होगा, मॉक टेस्ट होंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी, डाउट क्लियरेंस होगा। हर चीज जो आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए आपको चाहिए, वो पूरी एक वन पैकेज में आपको मिल रही है। 31 अक्टूबर तक सिर्फ ये ऑफर वैलिड है। जल्दी जल्दी जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एलिवेट कीजिए। आपको यूज करना है कोड उत्सव while buying the subscription, ताकि आप 55% डिस्काउंट जो है उसको अवेल कर पाए। चलिए जी, अब पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल। अच्छा, क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले ना एक रिएक्शन आती है हमारे सिलेबस में, वो है लिंक रिएक्शन। अब हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस से बनता है पायरुवेट। हमने कल ही ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है पिछले सेशन में। तो हमने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे किया, तो उसमें हमारे पास ग्लूकोज से बना था पायरुवेट। अब उस पायरुवेट को आगे एंटर करना है क्रेब्स साइकिल में, बट उसके बीच में एक रिएक्शन होती है जिससे पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एक और कंपाउंड में, ताकि वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सके। ठीक है, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस था वो हुआ था साइटोप्लाज्म में, बट जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होना है, इसलिए एक ट्रांजिशन रिएक्शन होती है सो दैट क्रेब्स साइकिल में वो प्रोडक्ट एंटर कर पाए। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारा जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। वो एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। तो बेसिकली जो लिंक रिएक्शन है वो क्या है, एक ट्रांजिशन रिएक्शन है, या फिर उसको एक गेटवे रिएक्शन भी बोल दिया जाता है कि क्रेब्स साइकिल के लिए ये एक गेटवे रिएक्शन है। अब इसके अंदर होता क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट बना है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और डीकार्बोक्सिलेशन यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अब ये होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना था CH3COCOOH, वो हमारे साथ कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करेगा और उसके ऊपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है NAD पॉजिटिव वो एक्ट करेगा और उसकी हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन यानी फिर डीहाइड्रोजनेशन। तो एंजाइम्स कौन सी एक्ट करेंगी, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो जब ये एंजाइम एक्ट करेंगी तो हमारा जो पायरुवेट है वो बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ अटैच होके हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल को ए, जो कि है एक दो कार्बन। अब पायरुवेट क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, बट हमारे पास जो एसिटाइल कोए बना है वो है 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गया, तो बचे कितने, 2 कार्बन। उसके साथ हमारे पास अब डिहाइड्रोजनेशन हुई, तो ये जो NAD था वो बना NADH और हमारे पास 2 H पॉजिटिव भी रिलीज हुए। तो मतलब लिंक रिएक्शन का काम क्या है, सिर्फ कि जो पायरुवेट बना है 3 कार्बन वाला, उसको बनाना है एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना है, कोएंजाइम ए के साथ अटैच होके एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगा और हमारे पास आएगा एसिटाइल को ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो ये एसिटाइल को ए जो है वो आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो अब स्टार्ट करें क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल के दो और नाम है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्योंकि इससे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये डिस्कवर किसने किया था? हैंस क्रेब ने। कहाँ डिस्कवर किया था? जो पिजन के फ्लाइट मसल थे उनके सेल्स में इन्होंने डिस्कवर किया, उनके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल ऑब्जर्व किया गया। अब लोकेशन मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब यूकैरियोट्स के अंदर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स जिनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनेलीज नहीं है उनके अंदर ये जो रिएक्शन सीरीज है वो कहाँ होगी? उनके साइटोप्लाज्म में ही होगी। चलिए अब इसके अंदर होना क्या है, सपोज अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि एक ग्लाइकोलिसिस से, एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनेंगे। जब एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता है तो दो हमारे पास पायरुवेट बनते हैं। अब वो दो पायरुवेट दोनों ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, तो मतलब कि अगर एक ग्लूकोज है तो उससे अल्टीमेटली दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे आगे चल के, क्योंकि दो पायरुवेट बने थे, दोनों पायरुवेट सेपरेटली दो क्रेब्स साइकिल में एंटर किए, यानी उनसे एसिटाइल को ए बनेगा जो लिंक रिएक्शन होगी, और दो एसिटाइल को ए बने वो दोनों ही अलग अलग क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, यानी कि एक ग्लूकोज से आगे फाइनली दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्रेब्स साइकिल की शुरुआत कैसे होती है। एसिटाइल को ए जो बना था हमारी लिंक रिएक्शन में वो ज्वाइन करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और वाटर के साथ ज्वाइन करेगा, ये तीनों चीजें मिलेंगी और इनमें होगी कंडेंसेशन रिएक्शन, आपस में कंबाइन कर जाएंगी और हमारे पास बनता है सिट्रिक एसिड। एंजाइम कौन सी लगेगी? सिट्रेट सिंथेस, यानी सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस वाली एंजाइम। कौन सी एंजाइम हुई? सिट्रेट सिंथेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। चलिए अब ये हो गई कि पहली रिएक्शन शुरुआत कैसे होनी है हमारे क्रेब्स साइकिल की, कैसे फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप हमने अभी एक्सप्लेन किया। अब उसके साथ बाद पूरा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता है, प्रॉपर एक साइक्लिक पाथवे चलता है, जिसमें आपका जो एसिटाइल को ए उसकी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ हुई कंडेंसेशन, अभी हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप में। एंजाइम लगी थी सिट्रेट सिंथेस, क्या बना था उससे? सिट्रिक एसिड। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो अभी पढ़ा था हमने। अब ये सिट्रिक एसिड के खुद के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आए, आइसोमराइजेशन हुई। एंजाइम कौन सी थी? अकोनिटेज। सिट्रेट जो सिट्रिक एसिड था उस पे एकोनिटेज एंजाइम ने एक्ट किया, उसके खुद के स्ट्रक्चर में ही कुछ चेंजेस कराए और उससे बना दिया आइसोसिट्रेट। सिट्रेट का ही एक आइसोमर की फॉर्म में बना दिया आइसोसिट्रेट। अब उस आइसोसिट्रेट पे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगी। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगी, इट मीन साथ में क्या हुई? NAD जो था वो NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये क्या होता है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ क्या हो गई हमारे पास? डीहाइड्रोजनाइजेशन। ठीक है, और इस आइसोसिट्रेट से क्या बन गया? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। इस ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड की जब डी कार्बोक्सिलेशन हुई, यानी इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा दी, तो क्या बन गया? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। यहाँ पे एंजाइम कौन सी लगेगी? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो हमारे पास बन गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पे डी कार्बोक्सिलेज और डी हाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट की, यानी फिर से क्या होगा? NAD NADH और H पॉजिटिव में बदल जाएगा और डी कार्बोक्सिलेज यानी कि एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। जब ये हुआ तो हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की जब हमने इसके ऊपर एंजाइम लगी सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, तो बना सक्सिनिक एसिड। इस प्रोसेस में तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि GDP उसके साथ एक फॉस्फेट आके लगा और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट वाला था, एक और फॉस्फेट ग्रुप लगा तो बन गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी GTP। इस GTP से आगे हमारे पास बनेंगे ATP। डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है GTP ATP के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास बन गया सक्सिनिक एसिड। जब सक्सिनिक एसिड पे अगेन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ने एक्ट किया तो FAD जो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे NAD NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, उसी तरह FADH जो था वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया डीहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से।
देन बना फ्यूमेरिक एसिड। इस फ्यूमेरिक एसिड पे एंजाइम ने एक्ट किया फ्यूमारेज, और वो आगे किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड पे एंजाइम अगेन डीहाइड्रोजनेज एक्ट की, तो NAD से NADH और H पॉजिटिव जो था वो बना, तो क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करेगा, कंडेंसेशन होगी और क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। तो मतलब पूरा साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होगा। साइक्लिक पाथवे में कौन से एंजाइम्स थे, क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ डिहाइड्रोजनेशन हुई, कहाँ पे हमारे पास GTP से GTP बना, तो सारे स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब आई नो कि ये साइकिल थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझ तो लिया है हमने, बट इसका कुछ निमोनिक भी बता देते हैं आपको, सो दैट आप इसको याद कर लें। अब क्या है, इतने सारे स्टेप्स हैं तो निमोनिक बनाना तो बनता है ना। तो इसका निमोनिक क्या है बेटा, Our class is always kept safe and secure from mafia। जो हमारी क्लास है उसको हमेशा सेफ और सिक्योर रखा जाता है माफिया से। कितना सिंपल निमोनिक है। ओ से होता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लास यानी सी से आपका होगा सिट्रेट। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना वो क्या है, सिट्रेट। देन आता है हमारे पास इज से है, आई से होगा आइसोसिट्रेट। जब अकोनिटेज एंजाइम लगी थी तो सिट्रेट से क्या बना था, आइसोसिट्रेट, यानी आई फॉर आइसोसिट्रेट। ऑलवेज, अब मैंने ये ओ से स्टार्ट किया है, नॉट ए से, ऑलवेज। ओ से हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। देन है हमारे पास के से आप याद करो कि जब हमारे पास ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही थी तो क्या बना था, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो के से क्या हुआ, अल्फा कीटो, के फॉर कीटो, ग्लूटेरिक एसिड। देन है हमारे पास एस से, अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की जब डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन हुई तो बना था सक्सिनाइल को ए। तो यानी एस फॉर सक्सिनाइल को ए। एस से है हमारे पास सक्सिनिक एसिड। देन एफ से हमारे पास आएगा फ्यूमेरिक एसिड। और अगेन हमारे पास एम से, जब फ्यूमेरिक एसिड से क्या बना था हमारे पास, फ्यूमारेज एंजाइम ने एक्ट किया था और बना था मैलिक एसिड। तो एम से क्या हुआ हमारा, मैलिक एसिड। ठीक है। निमोनिक से अब आपको सारे इंटरमीडिएट्स तो याद हो ही गए होंगे। ये जो स्टार्टिंग से लेके ये बीच में एंड तक बन रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। की पूरे पाथवे के अंदर बीच में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उनका तो हमने निमोनिक बना लिया। अब आपका काम क्या है बेटा, आपको एंजाइम्स याद रखनी है जो कि बहुत ईजी है। फ्यूमेरिक एसिड पे लग रही है फ्यूमारेज, मैलिक एसिड पे लग रही है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो इजी है एंजाइम्स याद रखना। और आपको यहाँ पे जहां डिहाइड्रोजनेशन हो रही है वहां NAD से NADH या फिर FAD से FADH2 बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन जहां हो रही है वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस तरह अगर आप बाय नेम चीजों को कनेक्ट करके याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस थोड़ा समझ के आपको याद करना है। अब हम लिखेंगे नेट रिएक्शन, कि इस जो पूरा प्रोसेस था इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हुई और उससे प्रोडक्ट क्या बने, यानी रिएक्टेंट्स क्या थे और प्रोडक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए की कंडेंसेशन कराई थी, और बाकी सारे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स थे। ये जो पूरी रिएक्शन थे यहाँ पे वो बीच बीच में वो कंपाउंड्स बन रहे थे, पर इनिशियली हमने क्या लिया था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके साथ जब डीहाइड्रोजनेशन ये सारे स्टेप्स हुए थे तो वहां पे हमारे पास थ्री प्लेसेस ऐसी थी जहां पे NAD पॉजिटिव जो था उसकी डीहाइड्रोजनेशन हुई थी। अब आप हम काउंट कर ले कहाँ थे वो 3 पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट 1, यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन हुई और क्या हुआ, NAD से NADH और H पॉजिटिव, तो यहाँ एक NAD यूज हुआ। देन हमारे पास
यहाँ एक NAD यूज हुआ जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने एक्ट किया था, और देन लास्ट स्टेप पे जब मैलेट डिहाइड्रोजनेज ने मैलिक एसिड पे एक्ट किया था, तो भी एक NADH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी टोटल 3 NAD यूज हुए। उसके अलावा क्या यूज हुआ है, यहाँ सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना था, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ भी लगी थी, और FAD से FADH2 बना था। तो एक यहाँ FAD यूज हुआ और 3 NAD यूज हुए। तो क्या मैं रिएक्शन में लिख सकती हूँ कि 3 NAD और एक FAD यूज हुआ। उसके अलावा जब हमारे पास ये स्टेप था सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड बना था, तब हमारे पास क्या हुआ था, एक GDP एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करके GTP में कन्वर्ट हुआ था। यानी क्या यूज हुआ, यहाँ पे ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट यूज हुआ एक, और एक फॉस्फेट ग्रुप यूज हुआ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट ग्रुप। उसके अलावा क्या यूज हुआ है हमारे पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सब चीजें जो रिएक्शन में यूज हुई रिएक्टेंट्स थे, और इनसे क्या बना हमारे पास एट द एंड, डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार हुई है पूरे साइकिल में, तो उससे क्या मिली हमें, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिली। जहां 3 बार NAD यूज हुआ उससे क्या बना था, 3 NADH2, और एक बार FAD यूज हुआ तो उससे बना था FADH2। और इसके अलावा हमारे पास रिलीज हुई थी कोएंजाइम A। हम यहां देखें तो जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल CoA जुड़ा था, तो यहाँ पे SCOA जो हमारी कोएंजाइम थी वो रिमूव हो गई थी। तो इस स्टेप पे हमारे पास जो कोएंजाइम थी वो भी रिमूव हुई। उसके अलावा ये दोनों कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हुए थे, GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और हमारे पास 3H पॉजिटिव जब NAD की डिहाइड्रोजनेशन हुई थी तो उससे 3 NADH2 बने और 3H पॉजिटिव भी बने थे। तो ये थी हमारी नेट रिएक्शन की क्या रिएक्टेंट्स यूज हुए और क्या प्रोडक्ट्स बने। अब नेट रिएक्शन के बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, यानी कि कितने ATPs लगे और कितने प्रोड्यूस हुए। तो ATP कैलकुलेट करेंगे हम, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्या हमने पूरे प्रोसेस में कहीं भी ATP यूज किया, ATP बना, देखा हमने कहीं डायरेक्ट ATP बना या कहीं पे ATP यूज किया, तो पूरे प्रोसेस में ATP यूज नहीं हुआ, ATPs बने ही हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली कितने ATP बने हैं और इनडायरेक्ट कितने ATP बने वो हम नोट कर लेंगे, डायरेक्ट ATP गेन और इनडायरेक्ट ATP गेन। तो डायरेक्टली बेटा हमारे पास अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एक GTP बन रहा था, ये जो GTP है वो डायरेक्टली ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, यानी ATP में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो एक हमें यहाँ से, अरे तो यहां से हमें एक ATP मिलता है। तो नेट डायरेक्ट ATP गेन हमारे पास क्या है, एक GTP बना जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ATP में। तो डायरेक्टली एक ATP बना हमारे पास सिर्फ एक क्रेब्स साइकिल में। और इनडायरेक्ट अगर ATP गेन की बात करूं तो 3 हमारे पास NADH बने थे और एक बना था FADH2। ये जो 3 NADH2 हैं, अब एक NADH जो है वो 3 ATPs बनाता है। जब आगे इसके ऊपर फर्दर रिएक्शंस होती हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनाएगा ये आगे और रिएक्शंस चलती हैं, बट फॉर योर नॉलेज जस्ट क्या आपको समझना है कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो क्या मैं 3 अगर NADH2 है तो 3 इंटू 3 कर दूं, तो यहां मेरे पास आ जाएंगे 9 ATP, और इधर मेरे पास एक FADH2 है, एक FADH से बनेंगे 2 ATP, तो 1 इंटू 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP। तो मेरे पास एक क्रेब साइकिल से, अब अगर मुझे नोट करना है 1 क्रेब साइकिल, अब एक क्रेब साइकिल में मेरे पास इनडायरेक्ट टोटल ATP गेन देखना है मुझे, एक क्रेब साइकिल से टोटल ATP गेन तो कितना आएगा, एक ATP यहाँ
9 एटीपीज यहाँ, 9 + 1 10 एंड 2 यहाँ, यानी कि 12 एटीपी टोटल। टोटल कितने बने? 12 एटीपी। अच्छा, अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे आफ्टर क्रेब्स साइकिल, तो आपका आंसर क्या होगा? एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बन रहे हैं आफ्टर क्रेब्स साइकिल हैज कंप्लीटेड? तो क्या मैं यहां लिख लूं कि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ग्लूकोज से मुझे बताना है कि कितने एटीपीज बने हैं। एक ग्लूकोज से जब हमने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पढ़ा था तो उससे हमने बोला था कि 2 पायरुवेट बनते हैं। अब अगर 2 पायरुवेट बने हैं तो एक पायरुवेट से अगर एसिटाइल कोए बना और वो क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, एक क्रेब्स साइकिल चला, तो वही सिमिलर वे से ये जो दूसरा पायरुवेट है ये भी तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा और ये भी तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल एक और चलेगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये 2 पायरुवेट अगर हैं तो इनसे चलेंगे 2 क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और अगर एक क्रेब्स साइकिल में, अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक क्रेब्स साइकिल में बन रही है 12 एटीपी, तो इफ 1 क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू 12 एटीपी, तो 2 क्रेब्स साइकिल हो जाएंगे आपके पास 12 × 2 इज इक्वल टू 24 एटीपी, ठीक है। तो अगर मुझे ग्लूकोज के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना हो तो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने, वो दोनों पायरुवेट साइमल्टेनियसली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुए और वो एसिटाइल कोए एंटर किया क्रेब्स साइकिल में, 2 क्रेब्स साइकिल चले। अगर एक क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं 12 एटीपी, तो 2 से मिलेंगे 12 × 2 24 एटीपीज। तो ये आ गए आपके 24 एटीपीज इफ वी कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्लूकोज। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपीज बनते हैं, तो वो आपका आंसर आएगा 12। और अगर ये पूछ लिया कि डायरेक्ट एटीपीज कितने बनते हैं एक क्रेब्स साइकिल से, तो डायरेक्ट हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल से सिर्फ एक ही एटीपी बनता है। और अगर दो क्रेब्स साइकिल की बात हो, एक ग्लूकोज की बात हो, तो वहां पे 2 एटीपीज बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली सिर्फ हमारे पास एक जीटीपी ही एटीपी में कन्वर्ट होता है। जो इनडायरेक्ट वे है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होगा, उससे ये NADH और FADH वाले हमें एटीपी मिलेंगे। अदरवाइज जो डायरेक्ट पाथवे है, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो सिर्फ जीटीपी ही एटीपी में कन्वर्ट होगा और सिर्फ एक एटीपी ही मिलेगा डायरेक्टली। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। पूरा पाथवे पढ़ा, निमोनिक पढ़े हमने, और फिर हमने नेट रिएक्शन पढ़ी, बैलेंस शीट बनाई, एटीपीज कैलकुलेट कर लिए हमने। तो आई होप कि क्रेब्स साइकिल अब आपको समझ आ गया है, उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे एटीपीज कैलकुलेट करने हैं, वो सब आपने सीख लिया आई होप। तो अगर सेशन अच्छा लगा, क्रेब्स साइकिल समझ आया, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए चैनल पे ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें, आपको नीट प्रिपरेशन के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। सो मिलते हैं अगले किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।